बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। मामला है इलेक्शन कमीशन का, मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और मामला है पेशावर हाई कोर्ट का। आज कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है और जो पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन का फैसला था रिगार्डिंग स्पेशल सीट्स, वो सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। या ये बड़ा रिलीफ कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ का कि ये स्पेशल सीट्स क्या जो है वो असर डालेंगी पार्लियामान में, इसका क्या असर होगा, इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर मामला है चेयरमैन पीएसी का कि कभी शेख वकात अकरम, कभी शेर अफजल मरवत और कभी कोई और, कभी कुछ और। मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है? क्या तहरीक इंसाफ कंफ्यूज है या सिस्टम कंफ्यूज है कि वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे? शेख वकात अकरम को जो है वो नामजद किया गया, लेकिन मरवत साहब फरमाते हैं कि मैं 3 लोगों को तहरीक इंसाफ को हाईजैक नहीं करने दूंगा। मामला कहाँ जाएगा, इससे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार पीजे मीर साहब, उनसे बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार समीना पाशा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। समीना, मैं आपकी तरफ पहले आता हूँ, ये बताएं ज़रा, ये क्यों ये पार्टी हाईजैक करने का मामला जो है वो पेश आ रहा है? और ये कहा है मरवत साहब ने कि मैं 3 बंदों को पार्टी हाईजैक नहीं करने दूंगा। ये मामला है क्या? जी बहुत शुक्रिया। ये वही इंटरनल रिफ्ट्स हैं जो किसी भी पार्टी में होते हैं नॉर्मली। पीटीआई में इस वक्त ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि जो मेन लीडरशिप है वो इस वक्त जेल में है और इस वजह से फैसला साजी जो है वो हमें मुख्तलिफ मराहिल में होती हुई नजर आती है। इस वजह से हर कोई अपने तौर पर लॉबिंग भी करता है, अपने तौर पर ख्वाहिशात और तरजीहात भी बदलता है। तो यहाँ पर कुछ इसी किस्म के मामला हैं। शेर अफजल मरवत साहब यूं भी काफी गैर जिम्मेदाराना बाज़-औक़ात बयान दे देते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को और दीगर जो पार्टी लीडर्स हैं उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये बात दुरुस्त है कि इनिशियली खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को ही रेकमेंड किया था, उनका नाम तजवीज़ किया था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से बयान दिया और फिर मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब से भी उनकी कोई मुलाकात हुई जिसके ऊपर कोई खान साहब इतने ज्यादा खुश नहीं थे। पैदर पे उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे उसने भी खान साहब को थोड़ा अनॉय किया। अगरचे वो उनकी दलेरी के मोतरफ हैं शेर अफजल मरवत की, लेकिन वो ये समझता है कि जिम्मेदारी भी होनी चाहिए बातचीत में, गुफ्तगू में। तो इस पे थोड़ा खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने ये मामला सियासी कमेटी को दिया। सियासी कमेटी में ऑलरेडी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि शेर अफजल मरवत साहब के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं और उनके ऑन रिकॉर्ड कई स्टेटमेंट आ चुके हैं उनके खिलाफ। रऊफ हसन साहब भी हैं, अक्सर उनके खिलाफ बात की है उन्होंने। हामिद खान साहब भी हैं। फिर ये जो 2-3 लोगों का इनका है ग्रुप, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो शेर अफजल मरवत के साथ हमें इतने ज्यादा कंफर्टेबल नजर नहीं आते। बैरिस्टर गौहर अगरचे शेर अफजल मरवत के साथ अच्छे टर्म्स पर हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब एक दफा ये भी कहते हैं कि उन्हें लालच नहीं है कोई ओहदों की, वो किसी तरह की कोई इस तरह की पार्टीबाजी में, लॉबिंग में मसरूफ नहीं है। तो अगर ऐसा ही है तो ठीक है। अगर शेख वकास अकरम साहब जो कि अच्छी चॉइस है, अगर उनको ये ओहदा दिया जा रहा है तो मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत साहब को इस बात को मजीद बढ़ाना नहीं चाहिए और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आप ओहदे की लालच नहीं रखते तो ठीक है, जो फैसला हो जाए पार्टी। समीना, हमें अकरम शाह साहब ने ज्वाइन किया है, हम इनसे जरा पूछ लेते हैं, इनका इन्होंने कहीं जाना है और बात कर लेते हैं। कन्वर साहब, मुझे बताइएगा सर कि एक तो जो आज फैसला आया है, इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड हुआ है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड हुआ है रिगार्डिंग स्पेशल सीट्स, इसका क्या असर पड़ेगा सर जो नंबर गेम है उस पर? देखा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज 3 रुकनी बेंच का बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, बहुत बड़ी कौमी अहमियत का हामिल फैसला है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी फैसले को उन्होंने मुअत्तल कर दिया और इसी हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसको मुअत्तल करते हुए उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया कि जो ख्वातीन की नशिस्तें जो दी गई हैं तो वो भी आइंदा कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में अपना वोट कास्ट नहीं कर सके। इसका मतलब यह है कि जो बाकायदा तहरीक में एतमाद के बाद जो फैसला आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आ गया और उसमें ये होगा कि अभी तो 3 जून को इन्होंने अपनी नई जो लार्जर बेंच बैठेगा, अपने अटॉर्नी जनरल की ख्वाहिश थी, उनकी रिक्वेस्ट थी, तो ठीक है लार्जर बेंच 5 रुकनी बेंच फैसला करेगा। लेकिन हालात यूं नजर आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे उनको ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें और माइनॉरिटी की नशिस्तें जो हैं उनको मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। अब अगर इनको सीटें मिल जाती हैं तो तकरीबन 78 सीटों का मसला है। 78 सीटें हैं जो ख्वातीन की और माइनॉरिटी के शामिल हैं, 67 ख्वातीन की और 11 जो हैं वो माइनॉरिटी की सीटें। अब ये सीटें मिल जाती हैं
अभी तो सारी बातें क्या सराइया ही है ना, फैसला तो 3 जून के बाद ही होना है जी। तो फिर सारा कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का पूरा सिस्टम जो है वो असरअंदाज हो जाएगा, मुतासर हो जाएगा, बहुत बड़ा मुतासर होगा। और एक और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो कोई नहीं है, देखो फैसले अगर किसी के खिलाफ आते हैं तो किसी की तस्दीक नहीं होती, आप अपनी विजन होता है, कोई मसला नहीं होता। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी फैसला दुरुस्त किया था अपने नुक्ता नजर से, उन्होंने सेक्शन 104 के तहत फैसला किया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज हवाला दिया है वो आर्टिकल 51 का दिया है, और आर्टिकल 51 वही है जिस पर हमारी सेनेट में भी डिबेट हुई थी, और आजाद में मेंबर बड़े बड़े मुशर्रफ सैयद जैसे लोग उन्होंने ये मुतालबा किया था कि ख्वातीन की और माइनॉरिटी के नशिस्तें जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला ये किया कि हमें ये बताएं कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि वो नशिस्तें किसी दूसरी पार्टी को तकसीम कर दी जाए। इसका मतलब है कि ये तो फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में आ गया बादी नजर में। सही है। तो फिर सारा इसका सारा सिस्टम जी करें, बोले समीना। कमर साहब ये फरमाइएगा कि नहीं सर, कमर दिलशाद हैं। जी कमर दिलशाद साहब की बात करें। एक मिनट समीना, मैं पीजे मीर साहब को ले लूं प्रोग्राम में। पीजे मीर साहब ये मामला 78 सीट्स का है सर, 66 सीटें हैं ख्वातीन की और 11 सीटें हैं मिनॉरिटी की। और अगर ये जैसे कि कमर साहब ने बता रहे हैं कि जो एक वर्डिक्ट आया है कि कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि स्पेशल सीट तकसीम कर दी जाए, तो इसका मतलब ये सीटें जो हैं वो वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं अगर ये फैसला 3 जून को आता है। तो इससे क्या कोई नया बहरान पैदा नहीं हो जाएगा सियासत में, पार्लियामान में? बिल्कुल, मैं ये तो गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। कमर साहब, उसमें ये होगा कि जो अभी जो कमर साहब जरा ये सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ पीजे मीर साहब से। पीजे मीर साहब आप बोलिए सर। नहीं, कमर दिलशाद साहब सही बात कर रहे हैं। इसका हो सकता है, अभी तो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं 3 जून के बाद जो फैसला है फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। ये तो सब स्पेकुलेशन है बेस्ड ऑन दिस डिसीजन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना है कि कहीं भी हो, वेदर इट इज द इलेक्शन कमीशन, वेदर इट इज द इलेक्टोरेट, वेदर इट इज द कोर्ट्स, हमने देखने के जो जितने भी मामला ये उलझन में पड़े हुए हैं इनकी रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। और एक अच्छे तरीके से हो जाती है तो आई थिंक ऑल अराउंड सबका फायदा है। कंवर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। देखो जो इलेक्शन कमीशन ने अपना एक जजमेंट दिया वो उनका नजरिया, जज का एक अपना नजरिया। अब आगे जाके देखो कि वो उनका जो फुल कोर्ट बैठता है या जो 5 जजेस बैठते हैं उनका क्या फैसला है। सो इट ऑल रिमेन्स टू बी सीन, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने जो क्रक्स देखना है कि इज एवरीथिंग गोइंग टू व्हाट द कंट्री नीड्स, दैट इज व्हाट नीड्स टू बी सीन। I जो होए, we don't care. We need to be seeing a smooth flow of the political system in this country. Exactly. ठीक कह रहे हैं। तो कमर साहब, जैसे कि अभी पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि हमने तो ये देखना है कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी या जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। ये जो सर सियासत में धींगा मुश्ती है, कभी किसी का मैंडेट चोरी हो गया, कभी किसी का मैंडेट हम मानते नहीं हैं, कभी जो है वो मामला जारी बात है, फिर इसलिए पेशावर हाई कोर्ट, दैन सुप्रीम कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन। तो ये मामला सर जाएगा कहाँ पे? अगर ये 78 सीट मिलती हैं तो जो एक नया जो है वो बहरान शुरू हो जाएगा कि वो पार्टी पोजीशन जो है वो फिर दोबारा से चेंज हो जाएगी, जो 2/3 अक्सरियत का मामला है वो भी खत्म हो जाएगा। सर ये सारी एक चेंज आ रही है। अब मैं अर्ज करूंगा आपसे कि पूरी अदलिया का माइंड चेंज हो चुका है। जी जब 6 जजों ने जो अपने मुताफजात का इज़हार करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया, उसके बाद पूरा अदलिया का सिस्टम और माइंड चेंज हो चुका है। अब सामने नजर ये आएगा, बहुत बड़े अहम फैसले आने हैं। अभी तो ठीक है 5 रुकनी बैठ जाएगा 3 जून को, जो फैसला हो रहा है 3 जून को, तो 5 जज बैठेंगे, 3 तो ये बैठेंगे, 2 बाहर से आ जाएंगे, 5 हो गए। इसके बाद इसका असर पड़ेगा जनाब आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 80 नशिस्तों पर चैलेंज किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। उसमें भी इनको कोई 15-20-25 सीटें, सब तो नहीं मिल सकती, सबके ख्वाबात तो पूरे नहीं होते, लेकिन तकरीबन 15-20-30 सीटें उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए मिल जाएगी। ख्वातीन की भी नशिस्तें 25-30 मिल जाएगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। ज्यादा कोटा होता है, सारा मामला होता है। ये नहीं मतलब कि 80 सीटें हमको दे दे,
उसके लिए बाकायदा 35-36 सीटें जो है नशिस्तें ख्वातीन की और 7-8 सीटें जो हैं माइनॉरिटी की मिल जाएगी, तो उनकी क्योंकि कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और इतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कि हुकूमत आगे के लिए बड़ी मुश्किल पेश होगी, कोई कानून साजी नहीं कर सकेंगे। इनको अब तो 2/3 मेजॉरिटी का दावा करती है ना हमारी हुकूमत जो है, तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहेगी, फिर सिंपल मेजॉरिटी पे हुकूमत करते रहे तो ज़ाहिर है इसके बाद बजट आ रहा है, तो बजट में भी बड़े शदीद जो है मामला आएंगे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले भी आ रहे हैं। ये सारी चीजें देखते हुए ये नजर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फायदा पहुंचने के इम्कान नजर आ रहे हैं बाद नजर में, और फैसले आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। समीना आप बताइएगा कि जो केपी गवर्नमेंट का मामला है, एक केपी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी है, आईनी जरूरत भी है, लेकिन जो है इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, तो जब तक इजलास नहीं होगा मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? और फिर सीएम केपी के बार बार जो है वो ये धमकी भी दे रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद से हक छीन के लूंगा, तो किस तरह जाएगा ये मामला फिर? देखिए, पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो आपने बात की कि ये क्राइसिस बन जाएगा अगर ये सीट्स जो है वो वापस मिले, ऐसा नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि ये क्राइसिस खत्म होने की तरफ जाएगा अगर जिसका जो मैंडेट है उसको मिले। ये हमने जो क्राइसिस खुद क्रिएट किया हुआ है कि जब हमने फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट को नहीं तैयार किया, 47 दिए, फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तें जबरदस्ती दूसरी जमातों को दी, तो ये हमने खुद क्राइसिस क्रिएट किया। वो क्राइसिस कोई नहीं होगा अगर ये चीजें सारी रिवर्स होती हैं, तो ये तो मुल्क देखिए क्राइसिस तो तहरीक इंसाफ ने क्रिएट किया था ना, जब मामला चल रहे थे जो है वो पहले कभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, कभी कोई और जमात, कभी कोई और जमात, तो क्राइसिस तो उनकी तरफ से जो है वो सारा हुआ। फिर तो बात वहां चली जाएगी कि क्राइसिस तो फिर इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट किया, जिन्होंने बल्ले का निशान लिया, फिर बात तो वहां पे चली जाएगी। फिर बात ये भी होगी कि भाई बाकी जमातों के इलेक्शन कैसे होते हैं, जो इनके इलेक्शन वैसे नहीं थे तो इनसे निशान ले लिया। बात तो फिर 9 मई तक जाएगी ना, बात तो बहुत दूर चली जाएगी। समीना 9 मई तक जाएगी फिर बात। एक मिनट 9 मई की वजह से क्या उनसे इंतखाबी निशान छीना गया? 9 मई एक अलग मामला है और इंतखाबी निशान छीनना 9 मई इंतहाई संगीन मामला है, नहीं कर सकता, अलग मामला है, तो उसकी अलग सजा है ना भाई। उसकी सजा ये नहीं है कि किसी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए। आप ये दो गलत बातों को कंपेयर कर रहे हैं। 9 मई एक अलग मामला है, उसको अलग पैराए में देखें, उसका अलग ट्रायल हो रहा है, उसकी अलग सजा है। अगर आप यहाँ पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन समीना देखे ना, मेरी बात, उसको कानून के मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आपने जो जीती हुई नशिस्तें हैं उसके मुताबिक आपको मुतनासिब तादाद में मिलती हैं। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब चैलेंज होगा समीना, जब इंट्रा पार्टी 3 बार चैलेंज होगा, जारी बात है इलेक्शन कमीशन इदारा है, उसने फैसला तो करना है ना। जी मैं यही बात कह रही हूँ आपसे कि उन्होंने एक फैसला किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मजीद इंडोर्स किया, तो उससे क्या हुआ, एक क्राइसिस ने जन्म लिया। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, आज जो आपके जज साहिबान के रिमार्क्स हैं, जो आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आप उनसे बात कर लें कि क्या ये एक बहरान उधर से जन्म नहीं लिया। आपको अगर नहीं 9 मई की वजह से पीटीआई पसंद थी, आप पाबंदी लगा देते, ना हिस्सा लेने देते, वो एक अलग बात होती। लेकिन अगर वो हिस्सा ले रहे थे तो इस बुनियाद के ऊपर एक मेजर पार्टी से आप निशान छीन लें और उसके बाद फिर उससे रिजर्व सीट्स भी छीन लें। चलिए अगर आपने निशान छीन लिया, मान लिया जी हमने ये तौजी भी मान ली कि उनका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ था इसलिए निशान छीन लिया, ओके, लेकिन आपने ये कैसे कर दिया कि उनकी जो नशिस्तें बनती थी वो दूसरी जमातों में बांट दी। हमने तो ये देखा समीना के हमद अली खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश थे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबूत मांग रही थी, शवाहिद मांग रही थी, उनके पास कोई चीज नहीं थी, तो लेकिन तो था ना उनकी तो तैयारी आपने निशान ले लिया। लेकिन जब अब बात आई थी रिजर्व सीट्स की, तो उस पर तो ये किसी तौर भी तशरीह नहीं बनती थी कि एक नशिस्तें जो कि मिलनी थी आपकी जीती हुई नशिस्तों के ऊपर, रिजर्व सीट्स जीती हुई नशिस्तों पे मिलती हैं। ये कौन सा तरीका है कि जिसकी 6 सीटें जीत के जो आई है उसको 8 सीटें आप जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है ना वो बंदर बांट करके दे दें। ये तो किसी तौर कॉमन सेंस में भी जमहूरी रिवायत के तौर पर भी चले, ये आपका पॉइंट है, आपका अपना पॉइंट है, लेकिन ये मेरे ख्याल में हिकमत अमली का मामला था, जो है वो तैयारी का फुकदान था, फैसलों का फुकदान था। मिलते हैं ब्रेक के बाद, जब वापस आएंगे फिर बात करेंगे कि ये सियासत आखिर जा किस तरफ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि स्पेशल सीट का मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मिला है, जो कहा जा रहा है कि बड़ा रिलीफ है,
उससे क्या कोई सियासी निज़ाम जो है वो बदल जाएगा? पीजे मीर साहब, आप सर बताइएगा कि ये कोई वाकई ही कोई जो है वो ये जो अगर सीटें मिलती हैं, तादाद कम होती है, जो है वो जो अक्सरियत है वो सादा अक्सरियत हो जाती है, तो फिर मामला कानून साजी पे आएगा, बजट आगे आ रहा है, सियासी जमातें फिर जो है वो पार्लियामान के अंदर जो है वो गुत्थम गुत्था होंगी? बिल्कुल होंगी जी। आगे तो आपके पार्लियामेंट और ये क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि ये सब मिलके बैठे, क्योंकि अगर ये मिलके नहीं बैठेंगे, ये पार्लियामेंट बिल्कुल डिफंक्ट है, लोग इनको गालियां दे रहे हैं, इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, आम आवाम उठी हुई है। तो द क्वेश्चन इज, क्या हमने इस आवाम को इसी तरह देखना है? क्या इस गवर्नमेंट को इसी तरह देखना है? क्या ऑपोजिशन का यही रोल होगा कि हम आपको देंगे वो, जिस तरह आपने प्रोलोग में कहा है कि हम वो आएंगे और मुहासरा कर लेंगे इस्लामाबाद का? ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, इस तरह नहीं होता। इस तरह कि अब हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आपने अगर चलना है एक लॉफुल तरीके से चलना है, डेमोक्रेटिक तरीके से चलना है। लेकिन जब हम डेमोक्रेटिक तरीके की बात करते हैं तो ये जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स है इसको हमने खत्म करना है, क्योंकि इस वक्त जो आपके एटीट्यूड्स हैं वो किसी के लिए ठीक नहीं है, नाइदर फॉर द गवर्नमेंट नाइदर फॉर द ऑपोजिशन। हमने के अंदर एक ये जो इम्पास है, इसको डेडलॉक भी नहीं है, ये हेडलॉक है, ईगोज हैं। कोई कहता है जी पार्टी ये कहता है हम बात नहीं करेंगे, कोई कहता करेंगे। भाई व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड इफ यू कैन नॉट सिट इन द पार्लियामेंट एंड रिजॉल्व दिस, तो फिर अल्टरनेटिव क्या है? लोग बाहर आएंगे, लोग कहेंगे ना कि भाई हमारे नुमाइंदे, whether it is the opposition or whether it is the government, they are not delivering for what we want. जी हाँ, मतलब सर मैंडेट की बात की जाती है, लेकिन मैंडेट का जो है वो एहतराम नहीं किया जाता। मैंडेट लेके, लेकिन मैंडेट वालों जिन्होंने मैंडेट दिया उनकी बात पार्लियामान में नहीं होती। पीजे मीर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मैंडेट यहाँ नहीं होता, या मैंडेट होता है। ये जो मैंडेट है ये कभी इधर फुदक जाता है, कभी उधर फुदक जाता है। या मैंडेट पे कोई काम नहीं करता, छोड़ दें। बड़े बड़े वादे होते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंडेट जब आप लेके आते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। क्या इम्प्लीमेंटेशन है मुझे किसी ने सोचा था कि आपके पास आगे क्राइसिस आ रहे, वर्ल्ड क्राइसिस है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब आपका यूक्रेन का क्या सिचुएशन है, तेल किस तरह हो रहा है, आपका गंदम का देखो, गंदम का एक स्कैंडल आपका नया छुड़ गया। 8 दिन में शिप आता है इधर पाकिस्तान, 2 दिन में पहुंच जाता है। ये मुझे बताओ, इसकी इन्वेस्टिगेशन को कर रहा है? यहाँ बड़े से सुकत पड़े हुए जावेद, और ये लकूनास को जब तक हम इमीडिएटली एड्रेस नहीं करेंगे, और हमारा एड्रेस का सिस्टम क्या है, कमीशन बना दी। कभी किसी कमीशन ने रिपोर्ट दी है आपको? एक आई थी आपके पास वो 71 की वॉर के बाद हमूद रहमान कमीशन, उसमें भी अब आप के डिबेट शुरू हो गई हैं, उसमें भी बातें आ गई। हमारी को कमीशन तो है ही नहीं। आप irregular and irrelevant लोग बैठा के you try and resolve issues which should be resolved within their own department, और वो क्यों नहीं हम करते? Because हमारे इदारों के अंदर एक trust deficit पैदा हुआ है। No one trusts anybody, and that is the reason हमारी inefficiency है, managerial problems है, and of course deliverance to the people is totally non-existent. ये सारी चीजें बेसिक बात ही नहीं करता जावेद। हम तो सुपरफिशियली जो रियल टाइम टॉक है वो है ही नहीं इस मुल्क के अंदर। ऐसे ही बड़ी उनकी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए, और इस मुल्क की अदलिया की वक़ार को बहाल करने के लिए इससे मज़ीद भी उनको फायदा हो सकता है। पीजे मीर साहब, मुझे बताइएगा सर, सऊदी डेलीगेशन आया हुआ है, पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात हो रही है, अरबों डॉलर की सरमायाकारी की बात हो रही है। एक तरफ तो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बहरान पे बहरान आ रहा है सर। तो इसका क्या असर पड़ेगा मुल्क की मैशत पर, मुल्क की हालात पर सर? ऐसे हालात में कोई इन्वेस्ट नहीं करता किसी मुल्क के अंदर, छोड़े पाकिस्तान। कहीं भी आपको टर्बुलेंस मिलेगी, पॉलिटिकल टर्बुलेंस मिलेगी, आपके पास लोग नहीं आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। आप देखें आपके रिजर्व्स जो है, आपके कितने एक जमाने में 25-27 बिलियन पे पहुंच गए थे, आज कम क्यों हो रहे हैं? बिकॉज जो लोग हैं वो फेथ लूज कर जाते हैं इस पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर। हमारी इन फाइटिंग पॉलिटिकल पार्टीज की इतनी ज्यादा है कि ये सोचते नहीं है कि इंटरनेशनल रिपरकशंस क्या है। आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि देखें यहाँ सऊदीज आ रहे हैं, दूसरे और भी आ रहे हैं यहाँ who want to invest, because हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास हर किस्म का पोटेंशियल है। बट द क्वेश्चन इज, क्या हम एक प्लेइंग फील्ड उनको दे रहे हैं? क्योंकि जो भी आएगा इधर वो कहेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर आप कहाँ उनको एड्रेस करते हैं? कोर्ट्स में। तो जब आपके कोर्ट्स के अंदर एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसपे 130 नंबर पे आप दुनिया के अंदर, तो यू रियली
पीपल विल कम हियर? नो। रिक डिक का आपका एक बड़ा एक अहम एक इंस्टेंस है। इस चीज को हम सब मिलकर डिफ्यूज कर सकते हैं जावेद। अगर आप नहीं करेंगे, जो मर्जी कर लें कि इनकी सीटें ज्यादा होगी, उनकी सीटें ज्यादा होगी हैं, ये सबकी सीटें हमने देख ली हैं। इन्होंने डिलीवर क्या किया है आम आदमी के लिए, अपार्ट फ्रॉम टू गुड थिंग्स। यस, अच्छी चीजें भी हुई हैं, ये नहीं है कि बुरी चीजें हुई हैं, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है? हमने मुल्क को बेकारी बना दिया हुआ है। वी डोंट थिंक इन, वो कहते हैं ना माइक्रो बैंकिंग के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को खुद कफील करो। उसको देखो, यूनुस को 11% पे लेके आ गया था बांग्लादेश को, और उसको किसने बनाया था? ग्रामीण बैंक के जो मालिक है, किसने बनाया था? शौकत अजीज ने, जो कि उसने इतराफ किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के अंदर इन हैलिफैक्स इन कनाडा। द क्वेश्चन इज, आपके पास बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फर्क इतना है कि जावेद कहता है मेरी बात होनी चाहिए, मैं कहता हूं मेरी है, और दूसरे लोग कहते हैं उनकी बात। ओए, हम तो है ही नहीं है यहाँ। हमारा तो ये जो एक लफ्ज है, हम, कलेक्टिव, we don't work collectively. Then that is our biggest downfall. जो मर्जी आए पार, do you care, do I care? No. We want results for the people of the country. That's it. Period. ये कौन करेगा? That time will tell you. सर, कमर साहब आप बताइए सर कि वही क्वेश्चन के अगर सियासी बहरान चलता रहेगा तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा सर, अवाम के मसाइल वहीं पे होंगे। जनाब, बात बहुत दूर तक जाएगी, इसको इतना आसान नहीं से आप ना सोचें जनाब। इस पर जब ये पूरी सीटें मिल जाएंगी, ख्वातीन की भी और उसके बाद माइनॉरिटी, उसके बाद राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के फैसले, तो पूरा सिस्टम तब्दील हो जाएगा। और जाकर जहां तक हमारे दोस्त सही फरमा रहे हैं कि इस हालात में हमारी फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी बैक पर आर्मी चीफ खड़े हैं, ठीक है, उन्होंने जमानत दी है। उन्होंने जमानत, जितने भी अपने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके पीछे है आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, और उन्हें उनका जो सबसे बड़ा इदारा है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल कौंसिल, वो खड़ी है। अब बाकी सियासी जमात लड़ते रहे, झगड़ते रहे, अंदर जो मर्जी करते रहे, तो हमारे इन्वेस्टर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जमानत जो है वो अस्करी क़यादत ने दी हुई है। तो बड़े इत्मीनान रखें, बाकी लड़ते रहे, झगड़ते रहे कौमी असेंबली सूबाई असेंबलियों में, लेकिन सारा सिस्टम तब्दील हो जाएगा जून तो के। अवाम कहाँ जाए सर? अवाम कहाँ जाए सर? सिस्टम बदल जाएगा सर। चलें सर, बहुत शुक्रिया कमर शाह साहब, बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया यस्मीना पाशा। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जो आज फैज़ाबाद धरना केस था वो किस तरह जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि आज फैज़ाबाद धरना केस की इंतहाई अहम समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का भी इजहार किया है। जो कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर मुख्तलिफ सवाल भी उठाए हैं और ये भी कहा है चीफ से कादी फ़ाइसा ने कि अगर जो है फैज़ाबाद धरना के मुतल्लिक़ के सानिया 9 महीना होता, अगर इस पर कोई अमल दरामद हो जाता फैसले पर, तो इस पर बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान खोकर साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर कानूनदान हैं, उनसे बात करेंगे। हाफिज़ साहब, आज आपने समाअत देखी फैज़ाबाद धरना केस की, और इसमें जो चीफ साहब की बरहमी है इसको कैसे देखते हैं? क्या कमीशन की रिपोर्ट से जो है वो सेटिस्फाई नहीं थे, या कमीशन की रिपोर्ट में जो ऐसे कोई लकूनस थे जिसकी वजह से जो है वो नौबत आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज अगर प्रोसीडिंग्स को देखा जाए तो उस प्रोसीडिंग्स के अंदर 3 एरियाज़ जो हैं वो नुमायाँ हैं। एक इसके अंदर ये है कि चीफ जस्टिस जो हैं या सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार कंसर्न शो कर रही है कि जो 6 फरवरी 2019 के जजमेंट के अंदर जिस लेजिस्लेशन का जिक्र किया गया है वो लेजिस्लेशन की जाए, और वो है हमारी मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके मुतालिक जो है उन्होंने कहा है कि इनके रोल को या इनका जो भी एक्शन है उसको लॉ के मुताबिक किया जाए। जब आपके रिव्यू जो हैं वापस ले लिए गए हैं तो ये फेडरल गवर्नमेंट अंडर ऑब्लिगेशन है। आपने देखा होगा कि जब जजेस का लेटर 6 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों ने लिखा, और उसके ऊपर भी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस की मीटिंग आई, उसके अंदर भी ये जो 6 फरवरी की जजमेंट थी इसके ऊपर बात की गई कि इसके ऊपर जो रिक्वायर्ड प्रोसेस है उसको किया जाए। अब तीसरा ये है कि इसी जजमेंट की कंटिन्यूएशन के अंदर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे जो है वो कमीशन बना, और उस कमीशन के अंदर जो था TORs भी जो फेडरल गवर्नमेंट ने दिए वो विद द कॉन्करेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दिए, और उनके जो 3 IGs से जो लगाए गए
उनके ऊपर भी इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक कॉन्फ्रेंस थी कि जी आप इसको गो हेड करें। अब उस कमीशन ने जो रिपोर्ट्स दी है, मैं ये समझता हूँ कि उस कमीशन को जो 5 TORs दिए गए थे और उनके ऊपर जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर एक तो आज ऑब्जर्वेशन ये आई है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने कमीशन के मामले के अंदर इंटरव्यू नहीं किया, चूँकि वो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई कि जो सारा चीज़ें जा रही थी वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ जा रही थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कि अगर वो उस धरने को इस्लामाबाद ना आने देते तो वो नौबत नहीं आनी थी। दूसरा ये है कि वो जो स्टेटमेंट्स उसकी तरफ से आई, और मैं समझता हूँ कि जो 3 स्टेटमेंट्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर, एक उस दौर के इंटीरियर मिनिस्टर एहसन इकबाल की स्टेटमेंट है जो उन्होंने जाके दी, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है और एक जनरल फैज़ की स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर एक कॉरपोरेशन है, और वो ये है कि जो चीज़ें की गई थी उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड थी और आर्मी चीफ भी ऑन बोर्ड था। अब जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने अपने कंसर्न्स या सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंसर्न्स शो किए हैं, वो अब बात आएगी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है जब इस रिपोर्ट को फॉर्मली सबमिट करती है तो फॉर्मली स्टैंस कह लेती है उसके अंदर। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट का स्टैंस जो है वो कुछ और आता है या जो कमीशन को सपोर्ट कर देती है तो फिर इसका वे फॉरवर्ड कुछ और है। ये एक चीज़ इसके अंदर है कि एक ही चीज़ के अंदर जो है 2 कमीशन अब नहीं बन सकते, चूँकि अगर आपने 5 TORs पे कर दिया है तो एक कमीशन ने अपनी इंक्वायरी कर ली है। हाँ, उसके अंदर जो लैप्सेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ समझती है, तो जो बुनियादी चीज़ जो है उसको जो है मेरा ख्याल है कि जो अगर इम्प्लीमेंट कर लिया जाए जो 6 फरवरी 2019 की जजमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर सेटिस्फाई है। और दूसरी धरना तो शुरू होता है कहाँ से, लाहौर से सूबाई गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, फिर फैज़ाबाद आके बैठ गया, फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, फिर जनरल फैज़ साहब जो है उनकी स्टेटमेंट के जारी बात है, उन्हें मैंडेट था प्राइम मिनिस्टर का और आर्मी चीफ का, उन बेआफ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो वहाँ पे मुज़ाकरात करने गए, साइन किए, सब कुछ हुआ। तो फिर जब फौज भी ऑन बोर्ड है, गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है, सूबाई हुकूमत भी ऑन बोर्ड है, पुलिस भी ऑन बोर्ड है, तो फिर मामला कहाँ जाएगा सर? मेरा ख्याल ये है कि जो एक चीज़ जो इस कमीशन के अंदर आई है वो जो क्लैरिटी है, शायद चीफ जस्टिस साहब जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये चाह रही थी कि क्लैरिटी के साथ फाइंडिंग्स की सूरत के अंदर आए। और वो बात कुछ हद तक जेन्युइन है कि अगर आपको एक टास्क दिया गया है और आपने उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग्स देनी और कमीशन का काम भी यही है, तो कमीशन को क्लियर हेडेड या क्लियर वर्डेड आना चाहिए। वो मेरा ख्याल है कि जो एक चीज़ मिसिंग है जिसकी तरफ आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है, अब अगर फेडरल गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर अपने एक स्टैंस के साथ आती है जावेद भाई, तो मेरा ख्याल है कि सिचुएशन ज़्यादा जो है वो क्लियर आएगी। दूसरा एक ऑप्शन भी है और वो ये है कि अगर ये कमीशन के मेंबर्स या इनके जो हेड है वो भी सुप्रीम कोर्ट की अगली प्रोसीडिंग ज्वाइन करते हैं तो शायद क्लैरिटी के साथ जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे तो मामला यहाँ पे जो है वो क्लोज हो सकता है। बट बुनियादी जो मैं समझता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कंसर्न्स है वो ये है कि एक जो इस सारा प्रोसेस था इसके अंदर क्लियर वर्डेड या एक फाइंडिंग्स आनी चाहिए। और आज भी जो बात की गई है कि सिर्फ जनरल फैज़ की स्टेटमेंट के ऊपर न किया जाए, अगर आप उसको कोरबोरेट किया जाए तो मेरा ख्याल है कि शायद कमीशन जो है अपनी वर्डिंग के अंदर या अपनी क्लैरिटी के अंदर जिस लेवल पे उसे जाना चाहिए था, शायद वो उस चीज़ का मिसिंग है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपनी जो एक लंबी हेयरिंग है उसके अंदर पॉइंट आउट किया है। और ये 1-2 हेयरिंग्स के अंदर मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है और क्लैरिटी की तरफ चली जाएंगी। एक और बड़ा अहम केस सर, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का जो है उस फैसला मुअत्तल हो गया रिगार्डिंग जो स्पेशल सीट्स थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, तो वो बड़ा एक टर्निंग पॉइंट नहीं आ गया सियासत में। और की जो देखिए ये पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जावेद भाई ये अप्रैल 2022 से लेके आज हम फिर अप्रैल 2024 के अंदर हैं। तो बार बार हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज़ें लेके जाते हैं और वहाँ से ऊपर लाइकिंग या डिसलाइकिंग आता है। अगर मेरी फेवर के अंदर आए तो मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बल्ले बल्ले और रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं आए तो मैं उससे समझता हूँ कि बिल्कुल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क के अंदर ही नहीं है और हर शे डेविएशन है और इस मुल्क के जजेस भी रिजाइन करें, चीफ जस्टिस भी रिजाइन करें। आज की जो है उसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह है। एक तो ये है कि क्या SIC जो थी वो एंटाइटल थी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम को देखा जाए आर्टिकल 51 या 106 को और उसका जो सब आर्टिकल 6D और E है तो उसके अंदर तो ये है कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन लड़के आए और जिसकी एक सीट हो और जिसने रिजर्व सीट के लिए अप्लाई किया हो, जो आपका रूल 92, 93, 94 है, वही एंटाइटल है।
अब उसके अंदर ये है कि जो दूसरा था वो एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या जो ओवर एंड अबव सीट्स हैं वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है उसके ऊपर रीजनिंग कोई नहीं थी, सिर्फ ये कहा कि जी अगर ये नहीं है तो ये कर दिया जाए। लेकिन उसको एक एलेबोरेट किया आपके पेशावर हाई कोर्ट ने, चूंकि पीटीआई SIC खुद गई और वहां के 5 मेंबर्स बेंच का फैसला आया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जावेद भाई ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है कि आज तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 2 अमेंडमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के 51 और 106 इसको इंटरप्रेट नहीं किया। अब अगर इस इंटरप्रिटेशन पे आती है तो मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना जो ओवर एंड अबव वाला फैसला है उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसके एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस भी हैं। और जिस कॉन्टेक्स्ट में आजकल बात भी की जा रही है कि जो मैटर्स बड़ा कर रहे हैं सीट्स का। लेकिन जो दूसरी चीज़ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो SIC की तरफ निकल जाती है कि उन्हें ये फैसला देनी चाहिए, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर ये रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की क्लियर एक लैंग्वेज उसके अंदर है कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी जो है जो निशान पे लड़के आए और उसके एक मेंबर्स आए और उन्होंने एज ए पार्टी इलेक्शन लड़ा हो तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स 3 दिन के अंदर उसी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको अब जो पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ लेके जाया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह भी स्टेज मुनासिब नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर आर्टिकल 51 और 106 के अंदर फैसला करता तो फिर उनके स्टेटस पे जाते। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाता है तो आपको याद होगा कि आर्टिकल 63A के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हाँ, तो उसके अंदर ये आया कि आपने देखा कि अगर कोई शख्स डिफेक्शन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ने कहा कि आप उनके वोट काउंट नहीं करेंगे और पूरे मुल्क के अंदर एक शोर मचा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाना चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जाना चाहिए। अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गए तो मेरा ख्याल है कि ओवर एंड अबव वाली सीट्स जो हैं वो वापस हो जाएंगी और SIC वाला फैसला जो है कि डिसएंटाइटल है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन जो दूसरा उसके अंदर है कि क्या ये सीट्स जो हैं, जिसका एक और इशू भी है कि क्या ये वेकेंट्स रहेंगी, तो उसके अंदर ये है कि आपका ओरिजिनल हाउस जो है वो 266 का है, उसके ऊपर इलेक्शन हुआ है। ये आपकी वो सीट्स हैं जो रिजर्व सीट्स हैं और ये बुनियाद बनाती हैं कि आपके जो प्रोपोर्शंस के हिसाब से इलेक्शन लड़के आएंगे। तो अगर वो एंटाइटल ही नहीं है कोई शख्स, तो अगर वो चीजें खाली रहती हैं तो मेरा ख्याल है कि वो हाउस पूरा है और वो कॉन्स्टिट्यूशन लेकुना उसके अंदर नहीं आएगा। बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 को अब इसका एक लार्जर बेंच बनेगा चूंकि 5 मेंबर्स बेंच का है और किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको डिफेंड करता है या PTI इसके अंदर आती है। बट मैं समझ रहा हूं कि जो मैं एक लॉ स्टूडेंट के तौर पे है कि एक हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो बड़ा चैलेंजिंग होगा उसको सस्टेन करवाना। और दूसरा जो फैसला उनके है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, उसके अंदर SIC या PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटाइटल्ड नहीं है कि उनको रिजर्व सीट्स दी जाएंगी। अब ये डिपेंड करेगा ना सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट जाती किस तरफ है। देखें ना बात ये ना मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है। जुडिशरी जो है वो आइन के मुताबिक है, वही फैसला करेगी जो आइन के अंदर लिखा हुआ है। और यही वो एक प्रॉब्लम है कि जिसके अंदर हम डिबेट भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब बाज दफा जाती है तो वो आइन से या लॉ से ऊपर निकलती है। उसका काम लेजिस्लेशन करना नहीं है, उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग नहीं है, उसका काम यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंटरप्रेट करना। और इंटरप्रेट वो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ जो है वो ये कहता है। अगर 63A का फैसला इस तरह ना आता तो शायद आज पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो नहीं आनी थी। और इसी तरह अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है सिर्फ SIC की डिसएंटाइटल की हद तक रहता तो शायद आज वो जो ऑर्डर सस्पेंड हुआ इलेक्शन कमीशन का और जो पेशावर हाई कोर्ट का वो नौबत ही नहीं आनी थी। क्योंकि जो लोग इंटाइटल थे वो ठीक थे और जिन्होंने लेना था अगर वो आके ये कहते तो फिर उनके ऊपर ओनस था कि क्या वो इलेक्शन लड़े बगैर ये क्लेम कर सकते हैं कि हमें एज ए पार्टी डील किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन या इलेक्शन एक्ट दोनों इस चीज की इजाजत नहीं देते। क्योंकि अब तो जो खुशियां मनाई जा रही हैं, जैसे पहले आपने कहा कि फैसला हक में आ गए तो खुशियां नहीं वो तो देखें ना जब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्पेंड किया तो खुशियां उस वक्त भी मनाई गई। और जब 5 मेंबर्स बेंच ने फैसला किया तो आज का उसकी नॉन कंप्लायंस हो रही है। पूरे मुल्क के अंदर वो फैसला इंप्लीमेंट हुआ, पेशावर के अंदर नहीं आया तो वहां पे फिर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी तो नहीं है। और अभी भी जो चीज आई है वो ये आई है कि इसका मेजर इंपैक्ट पेशावर ही पड़ेगा, KPK पड़ेगा। बाकी सूबों के अंदर माइनस है, 19 के करीब ये सीट्स हैं जो
रिजर्व नेशनल असेंबली की हैं, और ये अब उस प्रोसेस के अंदर जो है जो अगली चीज जो है कि जिसके अंदर वो नहीं बैठ सकेंगे चूंकि ऑर्डर सस्पेंड है। हाँ, जो उन्होंने फैसला कर दिया है या प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया है वो इसके अंदर इफेक्ट नहीं होगा। अब मेरा ख्याल है कि पीटीआई अगला जो प्रेशर डालेगी वो ये डालेगी कि जी जो केपीके के सेनेट के इलेक्शंस है करवाए जाएं, चूंकि वो भी यही चाह रहे थे कि वो जो रिजर्व ओवर एंड अबव है वो ना आए, उसके बगैर हम अगर इलेक्शन लड़ें तो हमारी सीट्स जो है वो ज्यादा हैं। अब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फैसला करता है वो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि जो सुप्रीम कोर्ट की बरहमी है उसकी वजह क्या है, और हमने ये भी कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला मुअत्तल हुआ है उसका क्या असर पड़ सकता है, और सियासी सूरत हाल हमने डिस्कस की कि सियासत किस तरफ जा रही है, क्या तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मिला है, जो कहा जा रहा है कि बड़ा रिलीफ मिल गया है, इसका क्या असर मुरतब होगा आइंदा आने वाली सियासत में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।